हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज हम बात करेंगे, पहले बता दूं कि पिछली जो वीडियो है हमारी प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको करंट के बारे में बताया था। करंट की डेफिनेशंस बताई थी कि करंट क्या होता है। करंट की मैंने यूनिट बताई थी। करंट बताया था कि करंट स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये वेक्टर्स हम लोग को फॉलो नहीं करता। ऐसे कई चीजें बताई थी। हल्की हल्की मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में भी आपको बताया था। दूसरी चीजें बताई थी कि मैंने जो कंडक्टर के अंदर होता है, जो हमारा करंट किस तरह फ्लो होता है, वो चीजें बताई थी। और बताया था कि करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो ऐसे हमने बात करी थी। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने करंट की बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे इसके डेरिवेशन पार्ट की से, और थोड़ी सी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है उसे आज हम थोड़ा सा और रिवाइज करेंगे। और थोड़ी बहुत इसकी जो डेफिनेशन है, जो इसका फॉर्मूला निकल के आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, उसे समझेंगे। और उससे हम क्या करेंगे कि ओम्स लॉ तक पहुंचेंगे और ओम्स लॉ को हम निकाल के दिखाएंगे कि किस प्रकार हमारे पास ओम्स लॉ आता है। एक चीज मैं बता दूं कि जो हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो करंट वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा क्या है, इजी है, लेकिन इसके अंदर कंसेप्चुअली बहुत चीजें हैं। चैप्टर है बहुत इजी है लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत अच्छा है चैप्टर है। जो करंट का जो चैप्टर है हमारा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, लेकिन दिक्कत यह है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा कंसेप्ट है जो आपको बहुत याद रखने पड़ेंगे। कंसेप्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा कठिन भी लगता है बच्चों को। बट हमें क्या करना पड़ेगा कि इसे रिवाइज करते हुए रखना पड़ेगा। अगर आप इसे रिवाइज नहीं करोगे तो आप इसे भूलोगे, क्योंकि इसके अंदर जो करंट के चैप्टर है बहुत ज्यादा कंसेप्ट है। हर लाइन के अंदर कंसेप्ट है आपके। कुछ तो जो कंसेप्ट है वो पीछे से भी टच हो रहे हैं। तो इसलिए ये जो करंट का जो चैप्टर है वो आपको कठिन लगता है या हार्ड लगता है। बट हम क्या करेंगे, हल्का हल्का पढ़ेंगे और आपको एक कोशिश करनी होगी कि रिवाइज करते हुए रहना होगा। तभी आप इसे याद रख सकोगे और पीछे की चीजों से आप आगे की चीजें समझ पाओगे। तो हम बात करते हैं डेरिवेशन पार्ट के बारे में। तो कल मैंने आपको एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हल्की सी बातें करी थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी हिंदी में बोलेंगे इसे अपवहन वेग। देखो, बात करते हैं अपवहन वेग होता क्या है। तो कल मैंने बताया था, जब भी हमने पिछली वीडियो बनाई थी उसके अंदर ये बताया था कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो इनसाइड जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है होती है, तब हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक रेंडमली डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। जैसे समझते हैं, मान लो ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये हमारे पास कोई कंडक्टर मान लिया जाते हैं। अब क्या है कि हमें पता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्री है, तो ये हमने इलेक्ट्रॉन मान लिए। लेकिन अब क्या होता है, जैसे ही हम इस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इस पर बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली डायरेक्शन में मोशन करने लगते हैं। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे हो जाएगा। तो ये रैंडमली डायरेक्शन में मोशन करते रहते हैं इधर से उधर और आपस में कोलिजन करते हैं, टकराते हैं। तो इस चीज से मिलकर आया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट। अब हम समझते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और जब हम इसके अंदर बैटरी जोड़ देते हैं तो ये टकराते हैं, जिससे फिक्स डायरेक्शन के अंदर एक फ्लो होने लगता है। जैसे ही मैं यहाँ से बैटरी अप्लाई कर देता हूँ तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये वाला बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल। तो जब मैं इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, यहाँ को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और इधर नेगेटिव टर्मिनल है। तो क्या होता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉनों को सारे को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ से ये रिपल्स लगेंगे क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इलेक्ट्रॉनों को एक फिक्स डायरेक्शन मिल जाएगी कि उन्हें फ्लो कहाँ होना है। तो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर फ्लो होंगे, लेकिन ये टकराएंगे। उससे हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट आता है। तो अब हम समझते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशंस के बारे में। तो मैं इसे एक बार रफ कर देता हूँ।
देखो हमें पता है कि एक फोर्स होता है हमारे हमारे पास F बराबर, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा F बराबर क्यू ई वाला। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो रिलेशन होता है वो होता है F बराबर क्यू ई, आपने पढ़ा होगा। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं तो F बराबर होता है माइनस ई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्यू की जगह चार्ज होता है तो चार्ज में इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और ई यहाँ पर आ जाएगा ऐसे की ऐसे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये आती है, क्या आती है, क्योंकि हमारे पास जो फोर्स होता है F बराबर क्यू, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। F और Q यहाँ पर क्या होता है, हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉनों की, तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रख देता हूँ, चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए लगा दिया मैं नेगेटिव चार्ज, और ये यहाँ पर ऐसे की ऐसे। अब हम जानते हैं कि F बराबर ma, ये भी हम पढ़े कि F बराबर हमारे पास क्या होता है ma न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार। अकॉर्डिंग टू न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार, तो हमें पता है F बराबर ma, इसे मैं रख देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन दो, जो इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने पर पुट करता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन 2 की वैल्यू F की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो ma बराबर मेरे पास हो जाएगा माइनस ई इंटू ई, क्योंकि ma की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। अब हमारे पास मैं यहाँ पर ये m जो है मल्टीप्लाई में a के, इसे मैं लेके जाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो a बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस ई अपॉन ई इंटू a के। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन निकल के आ जाता है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 रख देता हूँ। तो यहाँ तक हमारे पास क्या निकल के आ चुका है, इक्वेशन निकल के आ चुकी है। अब देखो दिक्कत ये क्या है, आगे हम आपको यहाँ तक इसको देखते हैं। अब मैं इसे डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको याद रखना है यहाँ से, तो मैं जो हमने निकाला है मैं एक बार उसे यहाँ लिख देता हूँ साइड में, जो हमारे याद रहे। ए बराबर होता है माइनस ई स्मॉल ई अपॉन एन, ये हमारे पास निकल के आ चुकी है, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 रख दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसे रफ करता हूँ। अब क्या होगा देखो, अब हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन यही होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम के। अब देखो वेलोसिटी यहाँ पर है v, क्योंकि हम वेलोसिटी, आप कॉमनली सोचो कि हमें वेलोसिटी की बात करनी है तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसे मैं vd से लिख रहा हूँ, और टाइम की जो बात करेगा वो यहाँ पर टो है, तो से लिख रहा हूँ, इसे कहता हूँ टाइम, इसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, इसे दर्शाएंगे रिलैक्सेशन, ठीक है। तो यहाँ पर और v यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो कि पड़ी है, ठीक है। अब क्या होगा, मेरे पास a की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ इक्वेशन नंबर, मैं इसे इक्वेशन नंबर 4 रखता हूँ, ठीक है। अब इक्वेशन 4 की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करने का, ठीक है। मैं इक्वेशन 4 की वैल्यू इसमें पुट करता हूँ, तो मेरे पास आता है वी डी अपॉन टो इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम, ठीक है। अब देखो वी डी यहाँ पर वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और टो को मैं वहां ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस ई स्मॉल ई अपॉन एम इंटू टो। अब मैं इसे क्या करता हूँ, इस तरह से लिख लेता हूँ, वी डी बराबर माइनस ई टो अपॉन एम इंटू ई, मैं इस तरह से इसे लिख सकता हूँ। और ये हमारे पास जो पूरी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, सॉरी, ये जो वैल्यू है ई टो अपॉन एम, ये जो वैल्यू है माइनस ई टो अपॉन एम, वो हमारे पास ये म्यू आती है, इसे कहते हैं म्यू, ये कांस्टेंट है, उसके निकल कर आती है। तो मैं इसकी जो वैल्यू होती है माइनस ई टो अपॉन एम, यहाँ पर मैं म्यू रख देता हूँ, क्योंकि ये कांस्टेंट है, म्यू क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम कहते हैं नियतांक, तो यहाँ पर ये एक नियतांक है। तो अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है इसे मैं म्यू रख देता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे इसमें मैं रख देता हूँ, तो बी डी बराबर हमारे पास हो जाएगा म्यू टी के। ये दूसरा इक्वेशन निकल के आ चुकी है। तो हमारे पास मैंने इक्वेशन 4 मानी है, तो मैं इस इक्वेशन नंबर 5 मानता हूँ और इस इक्वेशन नंबर 6 मान लेता हूँ। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन निकल के आ चुके हैं। एक बार आप इसे देख लो, उसके बाद मैं इन दोनों को वहां अलग से लिख दूंगा, जिससे कि ये जो सारी वैल्यू है ना निकल जाएंगे, और ये सारी वैल्यू का यूज हम जब ओम के नियम को वो करेंगे ना, उसमें हमारी काम आएंगी। तो इसलिए मैं उन्हें साइड में लिखता जा रहा हूँ। तो आप एक बार देख लो इसे। अब देखो, आपने एक बार इसमें ये देख लो, हमने क्या होता है इसके अंदर, आप एवरेज वाला कंसेप्ट पढ़ते हो, एवरेज टाइम, एवरेज। आप इसके अंदर क्या करते हो, एवरेज वाली चीजें पढ़ते हो। जैसे आपने मैंने यहाँ पे डायरेक्ट निकाल के दिखाया है आपको, वी डी बराबर 8 से यहाँ से निकाल के, लेकिन ये निकल कर फाइनली यही निकल कर आएगा उत्तर। लेकिन जो आपका एवरेज का कंसेप्ट होता है, जिसमें आप u1 प्लस u2 अपॉन n निकाल के रखते हो, उसका मतलब क्या होता है, देखो एक बार मैं इसमें रफ करता हूँ तब आपको दिखाता हूँ इसमें, क्योंकि अक्सर बच्चों को उसमें भी दिक्कत आती है। तो उसे देखते हैं एक बार। देखो, जो हमारे पास वो था ना, जिसमें हम u1 प्लस u वेल वी डी का एवरेज, वी डी बराबर होता है u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 दैट्स अपॉन n। एवरेज निकलता ही ऐसे अपॉन टाइम के अंदर भी यही होता है टाइम। वो कैसे निकलता है, वो निकलता है आपका जो है इसका, उसके बाद जो तो होता है वो फाइनल जो टाइम होता है वो आता है आपके पास t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस जैसे जैसे अपॉन है। तो इस तरह से हम एवरेज निकालते हैं, लेकिन दोनों का एवरेज लगभग इक्वल बनकर आता है। मतलब इसका जो u1 जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी, इनिशियल u1 क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी। u1 हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होती है, प्रारंभिक वेग। क्योंकि अब देखो, प्रारंभिक जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर थे, तो वो एक रैंडमली डायरेक्शन में मोशन कर रहे थे, और जब इलेक्ट्रॉन रैंडमली डायरेक्शन में इधर उधर गति करेंगे तो वो आपस में अपनी वेलोसिटी को क्रॉस करेंगे। तो हमारे पास इनिशियली जो वेलोसिटी u जो नेट आएगा ना, वो हमारे पास जीरो निकल के आया था। क्यों, क्योंकि वो एक रैंडम डायरेक्शन में मोशन कर रहे थे, इधर उधर वो मोशन कर रहे थे, इसलिए हमारे पास जो इसका एवरेज जो यू नेट निकल के आता था वो हमारे पास जीरो निकल के आता था। इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि u1 u2 प्लस इक्वल टू जीरो होता है। उसके बाद ये जो टाइम पीरियड था वो सारा, अगर मैं इसका एवरेज निकालता हूँ तो टो निकल जाता है। अब एवरेज निकाला क्यों, देखो एवरेज निकालने की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि क्या होता है, हम जब इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं तो इनकी कोई फिक्स डायरेक्शन, इनकी हम फिक्स चीजें नहीं निकाल सकते। जब हमारे पास कई चीजें अलग अलग हो, कई जो मान लो आपके पास ये है, आप इस कोई चीज है इसके अंदर कई चीजें आपने भर दी है, तो आप इसके अंदर आपको कुछ में कहूँ, मान लो आपने इसमें कंकर भर दिए या आपने कंकर भर दिए, आपने कोई हमारे पास पात्र है इसके अंदर आपने कंकर भर दिए। अब आप क्या करते हो, आप इस कंकर को क्या करते हो, इसके अंदर जो भरा हुआ है तो आप एक बाल्टी की एवरेज देखते हो कि जो भी आपका बर्तन है वो कितना है, उसके बाद एक एवरेज बताते हो आपकी लगभग इतने होंगे। क्योंकि एवरेज वहां निकाला जाता है जहां तक कई चीजें हों जिन्हें निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वहां हम एवरेज निकाल के बताते हैं कि लगभग इसका उत्तर इतने का एवरेज है। तो हम यहाँ पर भी एवरेज निकाल के रखते हैं, क्योंकि हम फाइनली उत्तर यहाँ पर नहीं बता सकते कि कितनी ही इसकी वेलोसिटी आएगी। इसलिए हम यहाँ पर जो सारा कंसेप्ट है वो एवरेज की बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में मोशन करेंगे, इधर उधर करेंगे। किसी का टाइम कम भी रहेगा तो ज्यादा रहेगा, कभी टाइम इंटरवल कम होता है ज्यादा होता है, तो कम ज्यादा होने के कारण हम उसके बीच के एवरेज की बात करते हैं। तो इसलिए हम इसमें एवरेज का कंसेप्ट यूज में लेते हैं। तो अब देखो, इसमें हम जब ये रखोगे तो ये हो जाएगी। अब आपके पास जो न्यूटन का फर्स्ट होता है v बराबर u प्लस टी वाला, उसका यूज करते हो आप। फिर अब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, यहाँ पे काम नहीं है, ये v है जो फाइनल वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो घूम रहा है। एक्सेलरेशन आप निकालते हो, निकाला है आपने ये वाला, जब आप यहाँ रखते हो तो यहाँ पर आप ऐसे केस रखते हो तो आपके पास जो निकल आता है वो ऐसे निकल के आ जाता है, v बराबर a की वैल्यू होती है माइनस ई अपॉन एम इंटू टो के।
इसकी वेलोसिटी है, इसको आप ई को बाहर निकाल कर इसको आप फिर ऐसे लिख देते हो माइनस ई कैपिटल माइनस ई अपॉन टो अपॉन एम इंटू ई के वी डी बराबर। तो ये हमारे पास म्यू निकल के आ गया था म्यू। तो जो घूम के सब कुछ जो एक ही कंसेप्ट है, तरीके अपने अपने हैं कि आप किस तरह से उसको यूज लो। तरीका एक है लेकिन उसका हम एवरेज कंसेप्ट देखते हैं। या तो आप इस तरह से समझ लो, ये आपका थोड़ा बेसिकली है कि आपको न्यूटन के लॉ को यूज करके बताया, वो भी तरीका सही है। उसमें मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया एक्सेलरेशन रखा, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम का वेलोसिटी और टाइम का कंसेप्ट लगाया और उससे हम डायरेक्टली इसका उत्तर निकाल लेते हैं। तो हम दोनों तरह से वी डी निकाल सकते हैं। एक मतलब हमारे पास जो वी डी की वैल्यू आई थी वो ये आई है माइनस ई कैपिटल ई अपॉन टो अपॉन एम इंटू ई, जिसमें इक्वेशन नंबर 4 आता है, ये निकल गया है। एक हमारे पास निकल के आई थी ये वाली वी डी बराबर म्यू, ये निकल गया है वी डी बराबर म्यू। दूसरा कंसेप्ट ये निकल गया है, इसे मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 5। तो हमारे पास 5 इक्वेशन नंबर 5 से ये निकल जाता है। अब देखो आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यही होता है। अब इस रिलेशन से हमें पता क्या लगता है इसके बारे में, क्योंकि जो आधी चीजें होती है ना फिजिक्स के, ध्यान रखना फिजिक्स में फॉर्मूले के अंदर आधी से ज्यादा सारी चीजें फॉर्मूले में होती हैं। आपका फॉर्मूला जितना अच्छा याद रहेगा उससे आप क्वेश्चन को जल्दी हैंडल कर सकते हो। अब देखो हमें पता है कि वी डी प्रोपोर्शनल टू ए ई दिख रहा है हमारे, क्योंकि वी मेरे तो एक कांस्टेंट है, इसे हटा दूंगा तो वी प्रोपोर्शनल टू ई क्या आएगा, वी समानुपाती, जिसको जिनको कहेंगे ना समानुपाती करना, इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी का चित्र। अब क्या होगा कि जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाता जाऊंगा इस कंडक्टर के अंदर, मान लो ये हमारा कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मैं जितने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाता जाऊं, अब ये बताओ जितना मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाऊंगा, जितना मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ये इधर उधर ज्यादा डायरेक्शन ज्यादा मूविंग नहीं होंगे क्या भाई। मान लो मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाता जा रहा हूँ बढ़ाता जा रहा हूँ बढ़ाता जा रहा हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना उतनी तेजी से रैंडमली डायरेक्शन में मोशन करते जाएंगे, इनकी वेलोसिटी जो होती है वो उतनी ज्यादा तेज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जा रहे थे। इससे हम निकाल सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल समानुपाती होती है। जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाऊं जो इलेक्ट्रॉन है उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो ये इसका तरीका हो गया। तो ये हमारे पास ये भी याद रखना होगा कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोपोर्शनलिटी होती है। तो ये एक और बता दो, ये दो फॉर्मूले एक बार आप देख लो, उन्हें याद करो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखो अब क्या है आगे, अब आगे समझते हैं ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में आप और दिमाग लगाकर इस फॉर्मूले को और आगे बना सकते हो। जैसे आप अभी आपके पास वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन आया वी और डी के बीच। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड और अब आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल के बीच रिलेशन निकाल सकते हो। क्यों? कैसे? क्योंकि हमने पढ़ा है वी डी बराबर म्यू, ये तो आपने लिख लिया। अब हम जानते हैं कि ई बराबर होता है, ये आपने पढ़ा है, ई बराबर होता है वी अपॉन एल के। वी बराबर ए डॉट डी है तो ई बराबर होता है वी अपॉन एल के। वी यहाँ पर पोटेंशियल हो गया तो वी डी बराबर हो जाएगा म्यू और ई बराबर रखता हूँ वी अपॉन एल की। तो दूसरा रिलेशन ये आ गया। तो दूसरा रिलेशन ये भी याद रख सकते हो आप। तो आपके पास फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस पुट करते जाओ रिलेशन बनते जाएंगे। तो दूसरा फॉर्मूला ये भी हो गया। तो ये भी लिख लो आप चाहे लिखना चाहोगे तो वी डी बराबर म्यू वी अपॉन एल के। इसे मैं इक्वेशन नंबर 6 रखता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हो गई 6। ये हो गया एक फॉर्मूला। समझते जाओ किस तरह से आ रहा है। सारे सारे जो हैं वो आपके बेसिक कंसेप्ट है, पीछे के सारे फॉर्मूले आपके याद हो तो आप खुद डेरिवेशन बना सकते हो दमादम। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए बस, कोई चीज कहाँ से आ रही है कहाँ आनी चाहिए, बस इतनी याद होनी चाहिए। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, अब देखो इसमें जैसे वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल थी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पोटेंशियल की भी ज्यादा रहेगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट उतना ही ज्यादा रहेगा। अब हम बात करते हैं अच्छे एक और फॉर्मूले की, वो है आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, तो इसके बीच जब हम रिलेशन को पढ़ते हैं, देखो आप जानते हो कि I बराबर हमारे पास होता है Q अपॉन T के, ये हम जानते हैं बिल्कुल, I बराबर होता है Q अपॉन T के। अब देखो, अब हमें याद ये रखना है कि जो टाइम क्या होता है, अब हमें इन इक्वेशन इसमें रखता हूं अभी 7, क्योंकि 6 हो गए 7। अब देखो I बराबर Q अपॉन T होता है टाइम। अब हमें क्वेश्चन लगाना ऐसा हमें करना चाहिए कि हमारे पास वेलोसिटी है, तो हमें यहाँ पर वेलोसिटी लेके आनी है, तो हम कब कर सकते हैं, देखो हम ऐसा करते हैं कि टाइम है उसका वेलोसिटी के साथ रिलेशन है। क्या रिलेशन है, हमने पढ़ा है कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम के। तो वेग वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हमने पढ़ा है। तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी के, वेलोसिटी यहाँ पर v लेके चलेंगे हम, तो टाइम यहाँ पर जो टाइम है वो 2 है, 2 ही चल रहा है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट l मान लो और वेलोसिटी v है, तो आप जहाँ पे 2 रखोगे ना उसकी वैल्यू ये रख देना, तो ये चीजें निकल के आएगी, तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू रखोगे। अब चार्ज क्या होता है, चार्ज के बारे में भी समझो हल्का सा, चार्ज को आप किस तरह से निकाल सकते हो, तो देखो चार्ज क्या होता है, Q बराबर होता है हमारे पास देखो n हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो Q बराबर n ही हमने पढ़ा है, यहाँ तक कोई को दिक्कत, Q बराबर n ही हमने पढ़ा है। देखो तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो n यहाँ पर जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो मैं n बराबर ये n हो जाएगा और e यहाँ पर रख देता हूँ, Q बराबर n e हो जाता है। अब देखो अब Q बराबर जब हेलो अब देखो Q बराबर n ही होता है ना, तो n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक फिक्स की बात होती है, हमारे पास तो कंडक्टर है, E तो ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन ये ध्यान कंसेप्ट हमें ये रखना पड़ेगा कि हमारे पास कंडक्टर है भाई, तो कंडक्टर है ना चालक है, तो चालक हमारे पास कोई वायर है तो इसका हमारे पास वॉल्यूम होना चाहिए, वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम, क्योंकि हम अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहे, मान लो ये हमारे पास, ये हमने कोई एरिया निकाल ले लिया यहाँ से, मान लो हमने ये मेरे पास कंडक्टर है, इससे मैंने एक एरिया निकाला हमारे पास, इसके अंदर मुझे चार्ज निकालना है, कैसे निकाल सकता हूँ, इसके अंदर, तो इसके अंदर चार्ज कितने हो सकते हैं, इसके अंदर जो चार्ज हो सकते हैं, मैंने एक हल्का सा इसके अंदर इस जगह को ले लिया और यहाँ से देखा कि इसके अंदर कितने चार्ज, तो मैं क्या करता हूँ इसका वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, वॉल्यूम निकाल कर और उससे इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमारे पास क्या निकल गया, इस एरिया का निकल गया रहेगा। अब हम जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मतलब आयतन, तो आयतन को हम लिख सकते हैं जैसे कि हमारे पास आपने सुना होगा बेस बाय हाइपोटेनस L1 L2 L3, तो आप L3 जैसे आपने क्यूब का वर्ग का भी निकालते हो, क्यूब का क्या निकालते हो, L क्यूब होता है ना, क्यों कैसे निकालते हो, L1 L2 भुजाओं को मल्टीप्लाई करके, उसी तरह से मैं यहाँ पर रखता हूँ एरिया इनटू लेंथ, ये भी क्या होता है, वॉल्यूम ही तो होता है, ये वॉल्यूम नहीं होता कि ये भी तो दो भुजाएं मिलती, एरिया निकाल दिया आपने, एक तो आपने दो भुजाओं का एरिया निकाल दिया,
और एक उसकी लेंथ, तो तीनों 3 डायमेंशन होगी ना बात। और जब 3 डायमेंशन की बात हो रही है तो सीधी सीधी बात हो, वॉल्यूम निकाल दिया। तो इसका कंडक्टर का आपने वॉल्यूम निकाल दिया। अब इस वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन है उनसे मल्टीप्लाई कर दो तो उसमें चार्ज आ जाएगा। तो अब मान लो इस वॉल्यूम के अंदर इसका वॉल्यूम हो गया और इतने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो गए, तो आपने इस वॉल्यूम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, मतलब आपके इस एरिया के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एल इसका वॉल्यूम इंटू ई के। तो ये जो है वो ये वाला पार्ट है वो इसका वॉल्यूम है, ठीक है, और ये इनके इलेक्ट्रॉन है। अब दिक्कत ये है, हमें तो पूरे कंडक्टर में निकालना है, हमें तो पूरे कंडक्टर में निकालना है। तो मान लो कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो n से मल्टीप्लाई कर दो, तो q बराबर n a l e आ जाता है। तो समझ आया q बराबर n a l e कहां से आएगी। तो दोबारा देखो, दोबारा देखो, देखो सिस्टम ये है इसका कि मेरे पास एक कंडक्टर है, भाई हमने ये कंडक्टर बनाया, हमें ये पता था कि चार्ज बराबर आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। टी को हमने सिस्टम में डाले, यहाँ से हम टी की वैल्यू उसमें रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब हमें चार्ज रखना है। हम सीधा नहीं रख सकते क्योंकि हमारे पास ये कंडक्टर ना, तो इसके अंदर इसका एरिया भी है और वॉल्यूम भी होता है, तो इसलिए मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। अगर ये 2 डायमेंशन होता ना, 2 डायमेंशन का मतलब अगर ये कोई प्लेट होती, अगर कोई ये डिस्क होती या प्लेट होती, तो इसके अंदर मैं 2 डायमेंशन की बात करता। लेकिन ये प्लेट में ऊपर एक हमारे पास सर्कल है, गोला है, तो इसका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, जैसे कि आपने गोले का भी पढ़ा हुआ, गोले का 4/3 पाई है, क्योंकि ये 3 डायमेंशन है, इसलिए हम यहाँ पर वॉल्यूम की बात करते हैं। अगर ये कोई प्लेट होती तो हम 2D की करते। तो ये कंडक्टर है तो 3 डायमेंशन। अब इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम मान लो इसका एरिया ए है और लेंथ ये होगा ए, भाई यहाँ से आपने इसका ये एरिया हो गया, भैया जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोलते हैं वो हो जाएगा ए, ठीक है, ये हो गया आपके पास ए, और एल इसकी क्या हो गई लेंथ, एल इसकी हो गई लेंथ, तो टोटल मिला के ए इंटू एल हो गया ना इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो गया ए इंटू एल। अब आप क्या करते हो, इस एरिया के अंदर ए इंटू एल इसका आयतन हो गया, और इस आयतन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो तो इसका निकल जाएगा कि इस आयतन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया ई से गुणा कर दिया। तो हमारे पास इस वॉल्यूम के अंदर जो हमने ये एरिया लिया है छोटा सा इस कंडक्टर में से, उसके अंदर ए एल ई इलेक्ट्रॉन है, वॉल्यूम इनटू इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन हमारे पास कंडक्टर को पूरा लेना है, बड़ा कंडक्टर है, तो हम इसके अंदर मान के चलते हैं एरिया और वॉल्यूम तो वही रहेगा, वॉल्यूम तो वही रहेगा, इलेक्ट्रॉन भी वही रहेंगे, बस दिक्कत ये एन से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास इसके अंदर पूरे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्यू बराबर एन ई आपने पढ़ा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने हैं भाई, एल क्यू बराबर एन ए एल ई, ये और याद रख लेना कितने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये बताओ ये चीजें समझ आई नहीं है, क्योंकि यहाँ इसमें दिक्कत आएगी, समझ नहीं आएगा कि ये बन के कहाँ से आया। इसमें आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी बना कैसे है। वो बना ऐसे कि हमने एरिया लिया है, क्योंकि हमें वॉल्यूम मान के चलो कि एक कंडक्टर है, हल्का से इसमें से एरिया निकाला, इसका वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इतने इलेक्ट्रॉन इस एरिया के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरे एरिया आ जाएगा। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो q बराबर NaLe बनकर आ गया। अब देखो आपके पास इसकी भी वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू है, दोनों को पुट करेंगे आप इक्वेशन जो आपने 7 मानी थी उसके अंदर। तो अब मैं इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 7 में पुट करता हूं। इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7 की आई बराबर q अपॉन टी, टी यहाँ पर तो ही चल रहा है ना, तो आई बराबर q बराबर क्या लिखाना है यहाँ से n a l e e r। n क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, a एरिया होता है, l कंडक्टर की लेंथ होती है, e इलेक्ट्रॉन है, और टो की वैल्यू यहाँ से रख दो l अपॉन v d की, ठीक है, का l देखो लेंथ से लेंथ कट जाएगी। तो अब आपके पास क्या बनेगा बचकर, अब आपके पास बचेगा i बराबर n a e और v, यहाँ पर vd जो है वेलोसिटी को ऊपर चली जाएगी तो vd। एक और अच्छा रिलेशन आपके पास निकल आ चुका है i बराबर n a e v d। ये भी आपको रिलेशन याद रखना है क्योंकि ये भी हमारे काम आएगा। तो i बराबर n a e v d,
इसे मैं मान रहा हूँ इक्वेशन नंबर, ये हमारी 7 थी तो ये इक्वेशन नंबर 8 हो गई, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 है। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आप इसे देख लो एक बार, यहाँ से वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाला है, उसके बाद करंट के इसमें वैल्यू रखी है और निकलता है। तो हमारे पास ये चीजें आ चुकी हैं। अब बात और आगे चलेगी, भैया ओम के नियम ने कितना काम करवाया ये देख लो। ओम के नियम को समझने के लिए ही ये सारी चीजें हो रही हैं। अगर कोई पूछने वाला हो ना, अगर सच बताऊं तो ये कोई नहीं पूछता तुमसे, क्योंकि वो उसे पता है जिसने ओम का नियम सिद्ध कर दिया उसको ये सारी चीजें आ रही हैं, क्योंकि उसे पता है ना अगर ओम का नियम वही सिद्ध, ओम का नियम वही प्रूफ कर पाएगा जिसको ये सारी वैल्यू याद है। तो एग्जामिनर भी सीधा उसको देगा ओम का नियम, ये थोड़ी इसके बीच का रिलेशन निकलवाएगा। वो इनके बीच में क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं न्यूमेरिकल जो, लेकिन अगर आपसे प्रूफ करवाएगा तो वो सीधा ओम का नियम प्रूफ करवाएगा, क्योंकि उसे पता है अगर ओम का नियम जो प्रूफ कर सकता है उसे ये सारी चीजें आ रही है तभी वो ओम का नियम प्रूफ कर सकता है। तो अब हम करते हैं ओम के नियम की बात। देखो आई बराबर एन ए ई बी डी के, ठीक है। आई बराबर क्या होता है? एन ए ई बी डी के। अब देखो बी डी बराबर में वो इक्वेशन, इसे मान ये इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन 8 में इक्वेशन 4 की वैल्यू पुट करते हैं, इक्वेशन 4 पुटिंग, ठीक है। इक्वेशन 4 की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, तो आई बराबर एन ए ई और बी डी की वैल्यू क्या होती है? माइनस चिन्ह आ जाएगा ई तो अपॉन एन इंटू ई के। कोई दिक्कत समस्या? इसे मैं ई और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आई बराबर एन माइनस आएगा से कैसे एन ए ई स्क्वायर तो अपॉन एम इंटू ई के। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलो मैं इसे भी मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 9। अब काम करना है मुझे इक्वेशन नंबर 9 में, इक्वेशन नंबर 9 की वैल्यू किसके अंदर पुट करनी है, किसके अंदर? और अब सॉरी करो मत, आप सीधा लिखो। आप क्या करो, आप लिख लो क्यू बराबर, इसे भी हटा लोगे, आई बराबर एन माइनस एन ए ई स्क्वायर टू अपॉन एन। आप ई बराबर रख सकते हो, ई बराबर बी अपॉन एल, हमने रिलेशन पढ़ा था ई बराबर बी अपॉन एल के, ठीक है। उस रिलेशन को यहाँ लगा दो, बी अपॉन एल लगा दो, मिल गई आपको। अब देखो अब काम क्या है, अब काम ये होगा यहाँ पे आई बराबर माइनस एन ए ई स्क्वायर तो अपॉन एम एल इंटू बी, ठीक है। इसके अंदर जो ये वैल्यू निकल के आई है आपकी, ये वाली जो वैल्यू निकल के आई, इसे मैं बोल सकता हूं रो। क्या बोल सकता हूं इसे मैं? इसे मैं बोल सकता हूं रो। रो का मतलब होता है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता बोले तो रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी, ठीक है। रजिस्टिविटी निकल के आ चुकी है। अब देखो एक बार इसे और देख लो, यहाँ पर आप इसे देख लो एक बार और रिवाइज करा दो। तो आई बराबर एन ए डी क्या होता है, ये हमारे पास यहाँ से आया इक्वेशन। अब इसकी 4 की इक्वेशन 4 की वैल्यू यहाँ पर बी डी की वैल्यू मैंने पुट करी और बाकी सॉल्यूशन करा तो हमारे पास ये निकल के आया है, ठीक है। अब मैं इसे रख कर देता हूँ। अब देखो आपके पास निकल कर आया आई बराबर माइनस एन ए ई स्क्वायर टू अपॉन एम एल इंटू बी, ठीक है। अब ये ध्यान रखना रो बराबर होता है आर ए अपॉन एल के, ये ध्यान रखना। ये जो होती है ना, मतलब
अब देखो इसके अंदर क्या होगा, ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू है वो रो की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, आई बराबर 1/रो इंटू बी के, और रो बराबर रो प्रोपोर्शनल होता है आर के। सुनो देखो, अब देखो अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने ये इक्वेशन ऐसी कैसी लिखी है, तो अब हम क्या करते हैं, इस सारे इक्वेशन को ऊपर ले जाते हैं, तो आई बराबर इधर की ओर ले जाते हैं, तो आई बराबर एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टू इज इक्वल टू पी। मैं इस चीज को सारी चीज को इधर ले गया माइनस कर दिया, इसको मैं जो एम एल यहाँ पे बाहर मल्टीप्लाई वो डिवाइड के अंदर है, इधर की साइड जाएगा तो वो अब उसमें चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। अब देखो ये जो वाली वैल्यू है ना, वो आपकी है रेजिस्टेंस की वैल्यू आर। आर बराबर होता है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर एन ई स्क्वायर टू। ये जो वैल्यू है ना एम एल बराबर एन ए ई स्क्वायर टू, ये है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध। ये जो वैल्यू है ये वो आपकी किसकी है, प्रतिरोध की वैल्यू है। तो अब आप क्या कर सकते हो, ये वैल्यू को यहाँ ऐसे कैसे रख सकते हो, तो v बराबर माइनस लगा के ये सारी वैल्यू आएगी, तो v बराबर आई बराबर हो जाएगा आई ऐसे कैसे, r ऐसे कैसे, और v ऐसे कैसे, तो v बराबर आई आर। तो आप लिख सकते हो v बराबर आई आर, दैट इज ओम्स लॉ, ओम का नियम। ये होता है आपके ओम का नियम। अब बताओ आपको ओम के नियम में कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो यहाँ तक है आपके ओम का नियम। रेजिस्टिविटी हो गई, आपका रेजिस्टेंस हो गया, प्रतिरोध हो गया, एम एल अपॉन एन सी स्क्वायर वाली वैल्यू ऐसे कैसे आपने पुट कर दी। ठीक है, ये अलग चीज है, डेरिवेशन का पार्ट है। एक बार और हल्का सा देख लो, रिवाइज करवा देता हूँ। आई बराबर आपने ये निकाला था, आई बराबर माइनस एन ए स्क्वायर टू अपॉन एम एल टू बी के। ठीक है, ऐसी की ऐसी वैल्यू यहाँ दोबारा रख दी मैंने। अब क्या करा, इस वैल्यू को वहां लेके चला गया, इस वैल्यू को जब यहाँ लेके जाऊंगा तो ये बटे में ये डिवाइड के अंदर नीचे तो इधर आएगा, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो आई ऐसे कैसे एम एल अपॉन एन ए स्क्वायर टू बी ऐसे कैसे, बी यहाँ पर पोटेंशियल है बिग वन था। ठीक है, तो देखो r बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर एन ए स्क्वायर टू, ये जो वैल्यू है ना पूरी, ये रेजिस्टेंस प्रतिरोध की वैल्यू होती है। तो इसकी वैल्यू के लिए मैं r रख देता हूँ, तो i बराबर होता है r की। तो नेगेटिव साइन यहाँ पर ये बताता है कि ये चीज ये क्या करता है, किसी भी चीज के अंदर रुकावट पैदा करता है, उसकी वैल्यू किसी भी चीज के अंदर रुकावट पैदा करता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव i जो r है, i माइनस आएगा। ठीक है, माइनस आने का कारण ये है क्योंकि ये रुकावट पैदा करता है, इसलिए एक रेजिस्टेंस का काम करता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो r की वैल्यू मैं यहाँ पर ऐसे कैसे r की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो i ऐसे कैसे, इसकी जगह मैं r रख देता हूँ, v ऐसे कैसे। अब हमने v बराबर आई आर अपनी पढ़ाई है, तो इसे ही कहते हैं ओम्स लॉ। तो बताओ आप ओम्स लॉ के अंदर कोई दिक्कत, कोई समस्या? आई होप आपको ओम्स लॉ पढ़ा होगा, आपने समझा।